नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर जो हमारी विराजमान और विद्यमान स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर। दोस्तों, कहना न होगा कि जब 2.5 महीने पहले जब कोरोना पैंडेमिक के नाम पर पूरे देश में लॉकडाउन लाया गया, उसके अलग अलग नतायज आए, अलग अलग असर पड़े, उस पर कई सारे विश्लेषण हुए। मैंने भी बड़े ही गमो गुस्से के साथ कई कार्यक्रम इस पर बनाए, परंतु आज हम इस कार्यक्रम में पड़ताल करेंगे उस स्वास्थ्य व्यवस्था पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, कोरोना पैंडेमिक बीमारी से लड़ने के लिए देश के जितने अस्पताल हैं, खासकर निजी क्षेत्र के, उन्हें जो है भी लॉकडाउन कर दिया गया और केवल कुछ चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के इलाज करने के लिए बिस्तर और सारी चाक चौबंद की तैयारी की गई। सरकार ऐसा करते समय यह भूल गई कि इस दुनिया जो कि जीवन और मृत्यु दोनों से भरी हुई है और उस मृत्यु से चुनौती लेने के लिए देश की जो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, चूंकि देश में या दुनिया में होने वाली मौतें केवल कोरोना 19 पैंडेमिक से नहीं होने वाला था। देश में हजारों तरह की बीमारियां, हजारों तरीके की दुर्घटनाएं, और उसके लिए जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसे जो है नेपथ्य में डाल दिया गया और केवल जो है कोरोना पैंडेमिक के इस बदहवासी में केवल उसके इलाज करने का सारा इंतजाम किया गया। यह ठीक है कि महीने और 1.5 महीने के बाद जब दूसरे और तीसरे चरण में लॉकडाउन की घोषणा की गई तो थोड़ी रियायतें दी गई और देश के और अन्य अस्पताल, जिसमें निजी क्षेत्र के ज्यादा अस्पताल थे, उन्हें खोला गया, जो जहां पर लोग अपनी और कई तरीके की बीमारियां, जो पुरानी बीमारियां हैं, नई बीमारियां हैं, उसको इलाज करने के लिए सुविधा पा सके। हमें ये कहना होगा कि इतने दिन तक हमारी इंतजामिया इस बात को कैसे भूल गई कि हमारी ये जो करोड़ों और अरबों की जो आबादी है वो तमाम स्वास्थ्य और बीमारी और तमाम जो है समस्याओं से ग्रसित रहती है, तो उनका देखभाल कौन करेगा? चाहे उसमें जच्चा हो या बच्चा हो या प्रसूति स्त्री हो या जो अस्थायी जो बीमारियों के वाहक लोग हों, जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित लोग हों। बहरहाल आज की तारीख में अब निजी अस्पतालों में भी बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना पैंडेमिक से जो बढ़ने वाले जो रोगी हैं, जिनकी तादाद अब 9,000 रोजाना हो चुकी है और अब कहीं न कहीं यह भारत दुनिया में सबसे तेजी से पैंडेमिक रोगी पाने वाला देश अब बन चुका है या उनकी कतार में खड़ा हो चुका है। तो हमें कहीं न कहीं उस स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरीके से पड़ताल करनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल केवल कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर नहीं उपजी है, यह एक अस्थायी पड़ताल का विषय है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चलती कैसे है। दोस्तों, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के मेरे कुछ अपने स्पेसिफिक जो है आइडियाज है या मेरे परसेप्शन और पर्सपेक्टिव है। मैं ये मानता हूं कि स्वास्थ्य पर जब भी कोई सार्वजनिक विमर्श होना चाहिए तो उसके 2 आधार पर विमर्श होना चाहिए। पहला, कि हम किस तरीके की चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं, किस तरीके की चिकित्सा पद्धति को लागू करते हैं, कौन सी चिकित्सा पद्धति संपूर्ण है, कौन सी चिकित्सा पद्धति केवल एक बिजनेस मॉडल के आधार पर चलती है, कौन सी चिकित्सा पद्धति जो मनुष्य के नैसर्गिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर या उन्हें जो है समायोजित कर किसी भी तरीके की बीमारी का उपचार करती है, कौन सी चिकित्सा पद्धति मनुष्य को सीधे सीधे प्रकृति से जोड़ती है और उसके तमाम जो है तत्काल और पुरानी बीमारियों का इलाज खोजती है। बात यदि हम करें चिकित्सा पद्धति की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे सामने 3 चिकित्सा पद्धति जो है मुख्य तौर पे मौजूद है। पहला एलोपैथी, दूसरा जो है होम्योपैथी और उसी के बरक्स जो है यूनानी और आयुर्वेदिक, और तीसरा जो है नेचुरोपैथी। तो कहीं न कहीं जब हम इन तीनों पैथी की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में यह एलोपैथी जो सिस्टम है वह ज्यादा प्रचलित हुआ है, वह ज्यादा संगठित हुआ है, वह कहीं न कहीं वह मनुष्य को होने वाले सुबह से शाम तक की तमाम जो बीमारियां हैं उसमें उसका दखल है, उसका कहीं न कहीं इंक्रोचमेंट है
और कहीं न कहीं उस एलोपैथी सिस्टम ने एक अपना ऐसा मॉड्यूल बनाया है जिसके जरिए यह एक बहुत बड़ा फलता फूलता और एक विशाल बिजनेस एम्पायर का रूप ले चुका है। दूसरा जो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पद्धति है, जो कहीं न कहीं होम्योपैथी जो कि हर बीमारी की जो दवा है, केमिकल है या हर्ब है, उसका कम से कम हिस्सा ले करके और उसकी पोटेंसी हिला करके बढ़ा करके और उसी बीमारी उसी दवा के लक्षण के मुताबिक व्यक्ति को दवा देने का काम करती है। और यह दावा करती है कि मनुष्य में के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, जिसकी आज चर्चा बार बार की जाती है, उसे समायोजित कर और उसे बना करके ही इलाज किया जाता है और उस दवाइयों के साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। आयुर्वेदिक जो हमारे दुनिया में हमारी प्रकृति में जो तमाम तरह की जड़ी बूटियां और वनस्पति हैं, उनमें से कहीं न कहीं उनकी औषधियों की खोज की जाती है और कहीं न कहीं उनके शरीर के 3 फंडामेंटल हैं, जैसे कि एलोपैथी का सिस्टम यह है कि ज्यादातर बीमारियां वो कहीं न कहीं परजीवी से होती हैं, जिसमें कि वायरस है, बैक्टीरिया है। और एलोपैथी सिस्टम ये कहता है कि हमें उन आक्रमण करने वाले वायरस और बैक्टीरिया पर अटैक करना है, चाहे वैक्सीन के जरिए हो या एंटीबायोटिक के जरिए हो या एंटीबॉडी डेवलप करके हो। और हर तरह की बीमारियां किसी न किसी वायरस, कीटाणु या विषाणु के जरिए होती है। और चाहे वो तात्कालिक रूप से अगर कोई मान लिया जाए कि शरीर में कई तरह के ग्लैंड बन गए हों, पथरी बन गई हो, तो उनका भी एग्रेसिव रूप ये अख्तियार किया जाता है कि उसे काट करके निकाल दो और फिर उसे हील कर दो। वायरस, विषाणु और कीटाणु हो तो उसके खिलाफ जो है एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीबॉडी बना करके उसका इलाज करो। अगर कोई दुर्घटनाग्रसित हो जाता है तो उसे जो है चाहे वो टेटनस का इलाज, चाहे उससे होने वाले टेटनस का इलाज करके हो या उसे होश दे करके हो या ताकत दे करके हो या एंटीसेप्टिक लगा करके हो, अलग अलग तरीके के मॉड्यूल बनाए गए हैं। होम्योपैथी ये मानता है कि सिरोसिस और सिफिलिस ये दो या 3 फंडामेंटल लक्षण है और उसमें उन औषधियों को उपयोग किया जाएगा जिन औषधियों में उनके लक्षण होते हैं और कहीं न कहीं इम्यून को जगा करके उसका इलाज होता है। आयुर्वेदिक ये मानता है कि कफ, वात और पित्त ये 3 फंडामेंटल रीजन है और इन्हीं तीनों फंडामेंटल रीजन को जब हम जड़ी बूटियों के जरिए एड्रेस करेंगे तो हमारी ये चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद नाम से जन्म लेती है। और नेचुरोपैथी ये कहता है कि व्यक्ति को प्रकृति के विधान के मुताबिक ही जो है इलाज किया जाए, चाहे उसका अगर कोई फिजियोलॉजिकल या आर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो उसका उस तरीके से उनकी मालिश की जाए, वर्जिश की जाए, उनके योग किए जाए, उनके आसन किए जाए और जो प्रकृति से सीधा सीधा जो है उसका तादात्म्य बनाया जाए, चाहे वो धूप का सेवन किया जाए, चाहे हवा का सेवन किया जाए, चाहे मिट्टी का लेप लगाया जाए, चाहे वो प्रकृति में स्थित जितने खाद्य पदार्थ हैं या जितनी जड़ी बूटियां और वनस्पति हैं उनका उपयोग कर जो है मनुष्य को ठीक किया जाए। तो जब हम बात एलोपैथी की करते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा यह जो सिस्टम है, हो सकता है कि वह ज्यादा त्वरित रूप से बीमारी में इंटरफेयर करता हो या लोगों को तात्कालिक जो है निदान भी दे देता हो, परंतु एलोपैथी कुल मिला जुला करके बीमारी का एक तरह से व्यवसाय ही करना है। यानी कि बीमारी को जिस भी तरीके से आप जो है ठीक करें फिर पैदा करें, ठीक करें फिर पैदा करें, फिर दवाइयों का इजाद करें, फिर जो अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक, रेडियोलॉजी का ये जो एक बहुत बड़ा कारोबारी जो एक क्षेत्र है उसका जो है निदान किया जाए। परंतु जब बात एलोपैथी की होती है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो बच्चों में जो टीका लगाया जाता है, जो मोस्टली एलोपैथी सिस्टम के जरिए किया जाता है, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है। और नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम जो है जिसके तहत जो है 20 से 22 तरीके के टीका बच्चे और बच्चे को लगाया जाता है और कहीं न कहीं भविष्य के लिए उनका जो है स्वास्थ्य जो है वो ठीक करने में सहायता देता है। तो यह एक एलोपैथी का एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम है। दूसरा ये कि एलोपैथी के जरिए लोगों को ये लगता है कि हमें त्वरित इलाज मिल रहा है, वो इलाज चाहे जिस तरीके से हो, चाहे साइड इफेक्ट डाल करके हो या लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी को घटा करके किया जा रहा हो। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी और अलग अलग तरीके के एक्यूप्रेशर, कई तरीके की स्वास्थ्य पद्धतियां हैं, तो उसके अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने दोष हैं। दोस्तों, हमारा मानना है कि इन सारी पद्धतियों के फलने और फूलने का अवसर प्राप्त हो, परंतु
चूंकि चिकित्सा और चिकित्सक एक ऐसे महकमे से आते हैं जिन पर आदमी यह पूरा विश्वास करके चलता है कि यह व्यक्ति भगवान के बाद एक दूसरा व्यक्ति है जो कहीं न कहीं हमारे जीवन की रक्षा करता है और कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को लेकर के परामर्श देता है। परंतु हमें कहना न होगा कि जिस तरीके से हमारी दुनिया में, हमारे समाज में या हमारे इस युग में नैतिकता का लगातार ह्रास हो रहा है, कहीं न कहीं उसका पूरा पूरा असर हमारी चिकित्सा पद्धति और चिकित्सकों पर भी पड़ा है। दोस्तों, एक मरीज को अगर एक चिकित्सक केवल प्यार से हाथ रख देता है और उसे बड़े अच्छे तरीके से बात कर लेता है और वह यदि बड़ी ईमानदारी से रोग का परीक्षण कर केवल वह उसको उतनी ही दवा देता है जितनी उसकी जरूरत है और उसके पैकेट पर ज्यादा हमला नहीं बोलता कि वह अपने सीमित संसाधनों के जरिए भी अपना बेहतर इलाज करा सकता है, तो वह डॉक्टर सचमुच में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल हमारे समाज के लिए बनते हैं। और कई ऐसे डॉक्टर हैं भी, लेकिन विडंबना यह है कि अधिकतर डॉक्टर एक बिजनेस मॉडल के जरिए संचालित होते हैं। एक रोगी को वह यह नहीं समझते कि यह मानवीय संवेदना का हमारा दायित्व आया है, बल्कि वो ये समझते हैं कि एक हमारा मुल्ला फंसा है, एक हमारा एक व्यक्ति हमारे ट्रैक में आया है और इससे हम अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का हवाला दे करके हम इससे ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐड सकते हैं और कहीं न कहीं एक बिजनेस मॉडल का रूप लेता है। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी में कम से कम ये चीजें उतनी नहीं है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे दवा का रोल है, सीधे सीधे उपचार पद्धति का रोल है और कहीं न कहीं चिकित्सक रोगी के साथ इस तरीके का खेल नहीं खेल सकता कि वह जब चाहे तब कभी कह दे कि तुरंत जांच करना है, कभी वो तुरंत दवा बदल दे, कभी वो कुछ कर दे। इस तरीके की चीजों की गुंजाइश इन पद्धतियों में नहीं होती है। परंतु हमें कहना न होगा कि एलोपैथी सिस्टम इस तरीके से अपने तमाम मॉड्यूल के साथ उपस्थित है कि हर बीमारी हो, हर दुर्घटना हो, हर तरह के केस हो या हर तरीके के स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम हो, उसमें उसकी दखल बढ़ जाती है। और कहीं न कहीं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, यूनानी जैसे चिकित्सा पद्धतियों का बिजनेस मॉडल उस तरीके से नहीं बनता है और उनकी लोकप्रियता या उनका रिसर्च या उनका जो है पूरा जो एक मैकेनिज्म है वो उतना लोक लुभावन नहीं बनता है जितना एलोपैथी का बनता है। दोस्तों, कहना ना होगा, जब हम चिकित्सा पद्धति की ही बात कर रहे हैं, दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि चिकित्सा का अर्थशास्त्र क्या हो, लेकिन जब चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तो आप ये बस एक फर्ज करिए कि एक आप अस्पताल में जाते हैं तो मानो कि वहां पर आप एक रोगी के रूप में रिलैक्स होने नहीं जाते, लगता है कि आप अस्पताल में संघर्ष करने जाते हैं। पहले लंबी लाइन पर्ची की लगती है, फिर उसके बाद डॉक्टर जो है आपसे पूरी बात भी नहीं पूछता। अगर वो रोगी से पूरी बात पूछ ले, रोगी से बात कर ले, जैसा मैंने पहले कहा कि विदेशों में डॉक्टर बहुत ज्यादा समय देते हैं और हमारे भारत में तो डॉक्टर समय ही नहीं देते। लगता है कि उनका दिमाग पहले से ही फेडअप है, या फिर नंबर ऑफ डॉक्टर रोगियों पर कम है, या फिर डॉक्टर चाहते हैं कि कम समय देकर ज्यादा से ज्यादा रोगियों को हम देख करके और ज्यादा से ज्यादा पैसे बना लें। तो ये चिकित्सा पद्धति क्या एक सिंगल विंडो स्कीम के तहत नहीं आ सकती है? एक विंडो में जाए, वहां हमारी पर्ची भी कटे, वहां पर सारा हमारा कंसल्टेशन भी हो, हमसे सारा पूछताछ किया जाए, वहीं पर डायग्नोसिस हो, वहीं पर रेफरल हो, चाहे वो दवा रेफर करना हो, चाहे बेड रेफर करना हो, चाहे वो सर्जिकल हो। तो कहीं न कहीं एक मैकेनिज्म, अगर हम एलोपैथी सिस्टम की बात करते हैं तो इस अस्पतालों की जो वर्तमान मैकेनिज्म है वो घोर अफसोसनाक है, घोर संघर्षदायक है। कहीं से भी रोगी को उसमें मानसिक रिलीफ नहीं मिलता। बात अगर करें हम होम्योपैथी की, आयुर्वेदिक की और नेचुरोपैथी की, तो उनका मैकेनिज्म इस तरीके से नहीं है कि जो अपने आप को काफी फेस वैल्यू बढ़ाता हो। कहीं ना कहीं होम्योपैथिक सिम्टम पर काम करता है, आयुर्वेदिक जो है वो दवा की गुणवत्ता और दवा के मर्ज को पकड़ने पर काम करता है, और नेचुरोपैथी कहीं न कहीं उसका एक सफल मॉड्यूल डेवलप करने की तरीके पर काम करता है। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य पद्धतियों को लेकर के यह वर्तमान आधुनिक युग आज भी काफी सारी गुंजाइश रखता है कि जिसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा एक बेहतर मैकेनिज्म बनाएं और उस मैकेनिज्म के जरिए रोगी का त्वरित और सार्थक और बिल्कुल उसे एक तरह से रिलैक्स करने वाला उसका इलाज हो। आजकल तो लगता है कि इलाज के कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं,
बीमारियों के नाम पहले से ही पता है, उसके पैसे के नाम पहले से पता है, उसके बड़ी बड़ी महंगी दवाइयों के नाम पहले से पता है। उसमें कहीं न कहीं रोगी का एक जो मानसिक पक्ष है, रोगी का एक कहीं न कहीं उसका एक जो एक हार्दिक पक्ष है, उसको गौण किया जाता है। आज डॉक्टर में 90% डॉक्टर ऐसे हैं जो रोगी से तमीज से बात तक नहीं करते, उनसे बदतमीजी करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर रोगी से अच्छे से बात किया जाए तो रोगी का आधा इलाज दूर हो जाता है। दूसरा इसका जो पक्ष है चिकित्सा पद्धति की, वो है मेडिकल कम्युनिकेशन। दोस्तों, कहना ना होगा कि आज हमें अगर सोशल कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की है वो है मेडिकल कम्युनिकेशन की। लेकिन हमारा ये मेडिकल इंडस्ट्री का लॉबी इस कदर मजबूत है कि कभी भी ईमानदारी से मेडिकल कम्युनिकेशन नहीं करने देता। केवल हल्की फुल्की बातें की जाती हैं और फिर बाद में लिख दिया जाता है अगर कुछ हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा कुछ नहीं है। 80% बीमारियां जो है वो मेडिकल कम्युनिकेशन के जरिए दूर की जा सकती हैं। इलाज से ज्यादा बेहतर जो है उसका बचाव है, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो एक थ्योरी बताई गई है। अगर हम बेहतर शिक्षा और संचार अगर लोगों को दें तो बहुत सारी बीमारियों को हम आने का न्योता ही नहीं दे सकेंगे। बहुत सी बीमारियों के आने के पहले ही हम अपने आप को चंगा रखेंगे। तो कहीं न कहीं पूरी मेडिकल व्यवस्था पर एक ऐसे ईमानदार विमर्श की जरूरत है जिससे कि हमारा पूरा जो रोग स्वास्थ्य रक्षा का जो ये पूरा जो मॉडल है एक ज्यादा सार्थक हो, ज्यादा बेहतर हो और ज्यादा ही प्रो ह्यूमन हो। क्योंकि स्वास्थ्य जो है, भले आपने बिजनेस मॉडल बना दिया है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सबसे पहले मानवता पर आधारित करना होगा, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित करना होगा। मैं ये जानता हूं जिस सेगमेंट पर मैं अब बात करने वाला हूं कि हर चीज का अर्थशास्त्र होता है और होना चाहिए। क्योंकि सरकारें सब्सिडी दे करके स्वास्थ्य तो चलाएंगी, लेकिन जब बहुत बड़ी आबादी हो तो सब्सिडी से भी काम नहीं चलता। तो ऐसे में हमें स्वास्थ्य का एक ऐसा अर्थशास्त्र गढ़ना होगा। ऐसे में एक स्वास्थ्य बीमा का कॉन्सेप्ट आया है जो कि पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। स्वास्थ्य बीमा के जरिए भी एक बीमा उद्योग को ही फैलाया बढ़ाया जाता है और भारत में भी एक प्रधानमंत्री आरोग्य योजना नाम से शुरू की गई है। उस योजना के तहत भी एक तरह से बीमा दिया गया है। लेकिन हमें ये बताना होगा कि जिस तरीके के बीमारियों के भी 3 टायर हैं, जो एक तो रोजमर्रा के जीवन में बीमारियां होती हैं, दूसरे टायर में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो महीनों 2 महीने चलती हैं और तीसरे टायर में जो बहुत बड़ी घातक बीमारियां होती हैं जिसमें कैंसर, डायबिटिक, हार्ट और न जाने कितनी बीमारियां, उनको टाइप 3 बीमारियों में शामिल कर उनके लिए जो है बीमा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, जब मैं स्वास्थ्य के अर्थशास्त्र की बात करता हूं तो भारत में स्वास्थ्य बीमा से ज्यादा बेहतर मॉडल ये होगा कि हम स्वास्थ्य नियमन प्राधिकरण बनाएं और उस नियमन प्राधिकरण के तहत हम सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में 3 टायर की रेगुलेटरी नियमन प्राधिकरण बनाएं, 3 टायर की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं और तीनों टायर के तहत केंद्र के जिम्मे, राज्य के जिम्मे और स्थानीय जिला प्रशासन के जिम्मे अस्पतालों का पूरा दायरा दे दिया जाए, जिसमें कि सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल। क्योंकि सरकारी अस्पताल चाहे भारत सरकार के कुछ गिने चुने हैं, राज्य सरकारों के कुछ गिने चुने हैं और लोकल गवर्नमेंट जिला प्रशासन के कुछ गिने चुने हैं, लेकिन उसके अलावा असंख्य और अनगिनत जो है झोला छाप डॉक्टर जो गांव में है, जो कि कहीं न कहीं मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज्यादा बेहतर सेवा कर रहे हैं, जो लोगों के वो घर घर जाकर के इंजेक्शन और दवा देते हैं और उसमें 99% लोग ठीक होते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे नर्सिंग होम जो कि कस्बे में, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, बड़े बड़े शहरों में, राज्यों की राजधानियों में, महानगरों में होते न जाने लाखों ऐसे डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कोई नर्सिंग होम चला के, कोई क्लिनिक चला के, कोई डिस्पेंसरी चला के, कोई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चला करके। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि उनको खुली छूट दे दी गई है, क्योंकि हर व्यक्ति सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन नहीं लगा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं, वो कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कोई नियमन प्राधिकरण नहीं है, स्वास्थ्य बीमा की योजना तो ला दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश के सारे स्वास्थ्य क्षेत्र को कवर कर दिया गया है और ये कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य सुधार लाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र के जिम्मे जितने अस्पताल हैं और उनके इक्विवेलेंट जितने निजी अस्पताल हैं, राज्यों के जिम्मे जितने सरकारी अस्पताल हैं और उनके इक्विवेलेंट जितने निजी अस्पताल हैं,
और जिला प्रशासन से लेकर नीचे ग्राम प्रशासन तक जितने छोटे छोटे क्लिनिक और छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, उनकी आप रेटिंग तय कर दीजिए कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंटर के जिम्मे आएगा, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टेट के जिम्मे आएगा और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे आएगा। और उन तीनों के तहत जब रेटिंग तय हो जाएगी और अलग अलग अस्पतालों के उनके बिल्डिंग, भवन, डॉक्टर के आधार पर अगर उनका हम ये तय कर दें कि ये ग्रेड 1 हॉस्पिटल है, ये ग्रेड 2 हॉस्पिटल है, ये ग्रेड 3 हॉस्पिटल है, ये ग्रेड 4 हॉस्पिटल है, और उनके यहाँ डॉक्टरों की फीस, वहां पर रूम का किराया, वहां पर एक एक जो डायग्नोस्टिक होते हैं उनके रियायती दरों पर रेट, और जितनी भी स्वास्थ्य शिक्षण क्षेत्र से संबंधित जितनी चीजें हैं सबके अगर रेट तय हो जाए। दवा के लिए तो हमारे पास फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि उनकी गुणवत्ता की जांच करता है, मिलावट की जांच करता है, लेकिन उनकी भी प्राइसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ कुछ दवाओं में भारत सरकार का दखल हुआ है। और जैसे कि वो स्टंट के रेट घटाए गए, जैसे कि जो हड्डियों के जो है जो कृत्रिम जो उपकरण जो होते हैं उनके कुछ रेट घटाए गए, तो क्यों ना हम देश में जितनी दवाएं हैं उनका एक बेहतर प्राइसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत ले आए, और स्वास्थ्य की जितनी व्यवस्थाएं हैं जिसमें डॉक्टर, अस्पताल, बेड, जिसमें कि डायग्नोसिस, रेडियोलॉजी वगैरह के उनके रेट एकदम बिल्कुल तय कर दिए जाए। तो तीनों रेगुलेटरी टायर अथॉरिटी के जरिए अगर हम देश के सारे अस्पतालों के रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत अगर सब कुछ तय हो जाए तो कोई हाहाकार नहीं मचेगा, कोई मारामारी नहीं मचेगी, और जो प्राकृतिक आपदा की परिस्थिति में सबके लिए ये एक एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत ला दिया जाए कि चाहे वो निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, चाहे छोटा अस्पताल हो या बड़ा अस्पताल हो, उनको एक बराबर टेकअप करना ही होगा। और अगर उन्हें सरकार से अगर इस बात पर कुछ रिइंबर्स कराना है तो सरकार उन्हें रिइंबर्स भी करे। परंतु हमने टेलीकॉम में इतनी बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी ले आए, सबके हमने रेट तय करे, सब लोग मोबाइल रेवोल्यूशन के दायरे में आ गए, सबके हाथ में मोबाइल आ गया, क्योंकि रेट फिक्स था, रियायती दरों पर सबको अपना चार्ज देना था। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो पहले से डरे रहते हैं, मरता लेकिन क्या न करता, चाहे वो 2 रुपए का चीज वहां पर 200 रुपए देना पड़े, 2000 देना पड़े, 2 लाख देना पड़े, लोग दे देते हैं, घर बेच करके, जमीन बेच करके, गहने बेच करके। तो अगर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत अगर सब चीजों के रेट तय कर दिए जाए तो एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य का इकोनॉमिक्स प्रिवेल करेगा, एक पूरी हेल्थ इकोनॉमिक्स प्रिवेल करेगी। देश में एक इंडस्ट्री बड़े ही नियमित तरीके से और डेवलप होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि डिमांड और सप्लाई का फैक्टर कैसे इस हेल्थ सिस्टम में लागू होता है। जब मैं एक बार साउथ इंडिया में जा रहा था तो एक व्यक्ति ने कहा कि वहां 5-5 रुपए में एमबीबीएस जो है फी लेकर के, ये बात चूंकि 10 साल पहले की है, फी लेकर के इलाज करते हैं। जब नॉर्थ इंडिया के अस्पताल में डॉक्टर कम से कम 100 रुपए लिया करते थे, उस समय दक्षिण भारत के अस्पताल के डॉक्टर 5 रुपए पर इलाज किया करते थे। तो उसने ये बताया कि दक्षिण भारत में मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज की भरमार है, तो वहां पर जो एमबीबीएस पास करने वाले लोग जो है उनकी बहुतायत है। तो क्यों नहीं हम मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा दें, उसका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, उसका भी रेगुलेशन करें, उसकी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी तय करें कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बने, और जब हम अस्पतालों की रेगुलेटरी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर पास आउट आएंगे। जब सप्लाई बढ़ेगी हेल्थ के तमाम फैसिलिटीज की, तब इनके रेट जो ये मनमाना जो लेते हैं वो लूट घट जाएगी। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा वर्तमान इंतजामिया से और सरकारों से कि वो एक ऐसी व्यवस्था लेकर के आए कि टाइप 3 तो आपने स्वास्थ्य बीमा में ला दिया, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 बीमारियों के लिए देश के सारे अस्पतालों को रेगुलेटरी अथॉरिटी, 3 टायर रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत ले आइए। दवाओं के लिए, सारी दवाओं के लिए प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइए, और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत जो है ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस की स्थापना करिए, जहां पर रियायती फी पर उनके लिए व्यवस्था की जा सके, और जहां समुचित हो सरकार उसमें सब्सिडी का वहन करे। जैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए सरकार वहन करती है, बड़ा ही एक वेलकम स्टेप है। तो ऐसे ही हमारे देश में जो एक हाय तौबा मची रहती है बीमारियों को लेकर के, दुर्घटनाओं को लेकर के, या तमाम आपदाओं को लेकर के, हमारा अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चाक चौबंद हो तो यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा देश के इतिहास में।
तो मैं इस कार्यक्रम के जरिए ये कहना चाहूंगा कि आज इस देश को हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी की बेहद जरूरत है, ड्रग प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटी की बेहद जरूरत है, देश की चिकित्सा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है और जितनी वैकल्पिक स्वास्थ्य पद्धतियां हैं, इलाज की पद्धतियां हैं, उनके लिए ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करने की जरूरत है। आज जिस तरीके से कोरोना पैंडेमिक की बदहवासी उभरी है, अगर ऐसे में देश के हर अस्पतालों में उनके लिए समुचित प्रबंध हो, क्योंकि उसमें कोई खास इलाज करना नहीं है, उन्हें कम्युनिकेशन देना है, क्वारंटाइन करना है और थोड़ा गर्म पानी और कुछ पैरासीटामोल और कुछ अन्य सहयोगी चीजों का उपचार करना है। जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है उन्हें केवल बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा सकता है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के इन तमाम सवालों को लेकर मैं आपके सामने ये अपने मुद्दे को, अपने विचार को, अपने पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखे जाता हूं। अगर आपको लगता है कि इस पर कोई कमेंट करना है, कोई टिप्पणी देना है, तो बेशक आप इस पर टिप्पणी करें और हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि मैं इसमें यकीन नहीं करता हूं कि मैं बार बार अनुरोध करूं कि चैनलों को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। आपको यदि लगता है कि यह समुचित कार्यक्रम है तो इसे आप कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। फिर इसी बात के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर भेंट होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब खैर।